दूसरे दिन हम सुबह उठ के रेडी हुए। आर्मी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि वो काफ़ी पंक्चुअल और वक्त के पाबंद होते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रेकफास्ट का जो टाइम दिया जाता था उससे 1 घंटे बाद मेस का डोर खुलता था और जौहर हॉल में भी टाइम से नहीं बुलाया जाता था। आज के दिन ग्रुप टास्क शुरू होने थे, सो हम भी काफ़ी खुश थे कि हम अब सब फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो ग्रुप में सब एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जौहर हॉल में ब्रीफिंग के बाद जब ग्रुप्स बनाए गए तो सब लड़कों को शफल कर दिया गया और कोई रूममेट साथ न था। सब लड़के अनजान थे मेरे लिए। बारी बारी एक जीटीओ आता और अपने ग्रुप को साथ ले जाता। इसी तरह हमारा जीटीओ भी आया और हमें अपने साथ जीटीओ डायमेंशन में ले गया। हमारे बैच में टोटल 80 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से हाफ का साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू था और हाफ का डिप्टी के साथ। मेरा आज के दिन डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू था इंडोर टास्क के बाद। जीटीओ हमें एक रूम में ले गया और उसने हर कैंडिडेट को ख़ुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा। जीटीओ काफ़ी फ्रैंक था, तो उसने सबको पहले रिलैक्स किया कि बच्चों, मैं आपके भाइयों जैसा हूँ, सो घबराना नहीं, बस हर जगह डिसिप्लिन रहना है। हमारे ग्रुप का नाम जीटीओ ने टीम आर रखा। फिर उसने पूछा कि आप में से कौन कौन अकेडमी से ट्रेनिंग लेकर आया है। सब चुप रहे। तो जीटीओ ने कहा कि हाँ, अभी तो कोई नहीं बताएगा, मगर मैं आपको बता दूं कि हम लोग दिन रात यही काम करते हैं, तो हमें पता तो चल ही जाएगा कि कौन अकेडमी से आया है कौन नहीं। खैर, उसके बाद उसने हमसे पूछा कि आपको ग्रुप डिस्कशन में आसान टॉपिक चाहिए या मुश्किल। तो हर किसी ने कहा कि सर, जैसे आपकी मर्ज़ी। और जीटीओ ने टॉपिक्स वाला रजिस्टर खोला और एक टॉपिक बताया। इब्ने बतूता और सकरात के कारनामे बताएं उनकी तारीख़ों के साथ। ये सुन के सब चुप कर गए। जीटीओ हल्का सा मुस्कुराया तो एक लड़के ने बोलना शुरू कर दिया टॉपिक पे। जब वो चुप हुआ तो मैं बोला और मेरे कुछ देर बोलने के बाद फिर सब चुप। जीटीओ ने पूछा, हाँ बेटा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तो एक लड़का बोला कि सर, टॉपिक बहुत मुश्किल है। तो जीटीओ हंसने लग गया और कहने लगा, आपने खुद ही तो कहा था कि अपनी मर्ज़ी का टॉपिक दो। खैर, फिर उसने टॉपिक चेंज किया और मीडिया के किरदार पर हमें बात करने को कहा और कहने लगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव ही बोलो, जो चीज़ नेगेटिव है उसे नेगेटिव ही बोलना है। इस पर काफ़ी लड़कों ने डिस्कशन शुरू कर दी। मैं भी काफ़ी बोला। एक लड़का काफ़ी शाय था और चुप करके बैठा हुआ था। मैंने उसे भी इन्वॉल्व किया डिस्कशन में, जो कि जीटीओ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। खैर, काफ़ी देर इस टॉपिक पर बहस हुई, जिसके बाद जीटीओ ने रोक दिया और कहा कि आपकी डिस्कशन किसी नतीजे पर नहीं आ रही। उसने हमारा टॉपिक चेंज कर दिया कि वालिदैन बच्चों को सोने के चम्मच से खिलाते हैं और शेर की आंख से देखते हैं। क्या ये बच्चों में एहसास महरूमी पैदा करता है? मेरा ग्रुप में चेस्ट नंबर 4 था, सो जीटीओ ने कहा कि चेस्ट नंबर 4 चुप रहेगा इस टॉपिक में। लेकिन जब डिस्कशन शुरू हुई तो उसने मुझे बोलने की परमिशन दे दी। एज़ यूजुअल इस टॉपिक पर भी काफ़ी बहस हुई। ग्रुप डिस्कशन के बाद लेक्चरेट की बारी आई, जिसमें एक लड़का बाहर चला जाता और उसे 2 मिनट बाद अंदर बुलाया जाता दिए गए टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए। ये आपकी मर्ज़ी थी कि आप उर्दू में स्पीच करना चाहते हो या इंग्लिश में। उसी के मुताबिक जीटीओ आपको टॉपिक देता था। जो टॉपिक किसी को मुश्किल लगता था वो उसी वक्त जीटीओ को कह के चेंज करवा लेता था कि मुझे इस बारे में प्रॉपरली पता नहीं है। खैर, मुझे जीटीओ ने टॉपिक दिया कि क्या मदरसे दहशतगर्द प्रोड्यूस करते हैं। 2 मिनट के बाद मैं रूम में आया और स्पीच शुरू की। मेरा पॉइंट ये था कि मदरसे दहशतगर्द प्रोड्यूस नहीं करते। तो जीटीओ ने काउंटर क्वेश्चन शुरू कर दिए कि लाल मस्जिद की एग्जांपल आपके सामने है, और भी काफ़ी वाक़े हैं जिसमें जो दहशतगर्द पकड़े गए उनका ताल्लुक़ किसी न किसी मदरसे से होता था। तो आप कैसे कह सकते हो कि मदरसे दहशतगर्द प्रोड्यूस नहीं करते? तो मैंने कहा कि सर, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्लाम के नाम के पीछे इस तरह के काम हो रहे हैं। इस्लाम की तालीमात से लोग हट चुके हैं, तो हम ऐसे में इस्लाम को और मदरसों जैसी मुक़द्दस जगह को, जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदरीस का अमल शुरू किया, को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जीटीओ ने मुझे स्पीच ख़त्म करके बैठने को कह दिया। फिर ग्रुप प्लानिंग की बारी आई। जीटीओ एक टेबल हमारे सामने लेकर आया जिसके ऊपर एक मॉडल बना हुआ था। उसने सारा एक्सप्लेन किया। एक्चुअली वैन में लोगों को लेकर आना था और उसका सलूशन बताना था। किसी जगह पे आग लगी हुई थी तो कहीं दुश्मन थे। जीटीओ ने कहा कि 15 मिनट बाद इसका सलूशन निकालो और एंड पर आप में से कोई एक एक्सप्लेन कर दे। काफ़ी बहस हुई, लेकिन कोई अच्छा सलूशन नहीं निकला। एंड पर एक लड़के ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की जीटीओ को, लेकिन जब कोई सलूशन ही नहीं निकला था तो वो बेचारा एक्सप्लेन क्या करता। सो इस टेस्ट में हमारा ग्रुप फेल हुआ। अब इंडोर टास्क ख़त्म हो गए थे और हमने डिप्टी के इंटरव्यू के लिए जाना था। अपने रूम्स में जब हम गए तो रूममेट से पता चला कि ग्रुप प्लानिंग किसी से भी कंप्लीट नहीं हुई। ये सुन के काफ़ी तसल्ली हुई थी।
खैर फिर मैंने इंटरव्यू के लिए ड्रेस पहना और शेव तो मैं सुबह ही कर चुका था। पीएन हमें लाइन में एक रूम में ले गया जहां वो बारी बारी चेस्ट नंबर कॉल करता और लड़का इंटरव्यू के लिए जाता। उधर तकरीबन 7-8 रूम्स थे जिनमें डिफरेंट इंटरव्यूअर बैठे हुए थे, और आपको नहीं पता होता था कि आपने किस इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देना है। खैर पीएन ने मुझे बुलाया और बताया कि जब अंदर से लड़का बाहर आए तो जो ऊपर बल्ब लगा है वो ऑफ हो के ऑन होगा, तो फिर आप एंटर हो जाना। खैर मैं 5 मिनट वेट किया तो लड़का बाहर आया और साथ ही लाइट ऑफ हुई एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स लाइट ऑन हो गई। मैं नॉक करके परमिशन ली तो डिप्टी ने कहा कम इन। काफ़ी डिसेंट लुकिंग बंदा था, उसने आगे बढ़ के मेरे से हैंडशेक किया। एक्चुअली ये चेक करते हैं, अगर मेरे हाथ में पसीना आया होता तो उसे पता चल जाता और ये घबराहट की निशानी होती है। खैर मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई थे। उसने मेरे उसने मेरा नाम लिया और फॉर्म पकड़ा जो हमने फ़र्स्ट डे फिल किया था। उसने मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, लाइक कौन सा जहाज़ उड़ाना चाहते हो। आई सेड GF-17 थंडर। तो उसने पूछा कि ये जहाज़ कहाँ बनता है, किस मुल्क के साथ हम ये जहाज़ बनाते हैं। खैर फिर उसने फॉर्म से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कि आपकी हॉबी क्या है। उस हॉबी के बारे में डिटेल्स पूछी मुझसे। काफ़ी कूल माइंडेड बंदा था, कुछ हंसी मजाक भी किया, इनफॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे। मेरे लेफ़्ट साइड पे एक पिक्चर थी, उसने उस पिक्चर का एरिया पूछा। पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से मुल्क हैं। GF-17 थंडर की स्पीड बताओ। फिर कुछ स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। उसने पूछा 70 का 70% बताओ। और भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे जो अब मुझे याद नहीं। वो इंटरव्यू लेते हुए कॉन्स्टेंटली मेरे फ़ोन पे कुछ लिख रहा था। एंड पे उसने मेरे से दोबारा हैंडशेक किया और कहा नजम आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं थैंक यू सर कहकर रूम से बाहर आ गया। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मेरे इंटरव्यू मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा हुआ था। खैर बाद में रूम मेट से पता चला कि कुछ लड़कों से डिप्टी ने काफ़ी बदतमीज़ी की और गालियाँ भी दी। खैर इस रात मैं काफ़ी रिलैक्स था और रात को ख्वाब में अपना रिकमेंडेशन लेटर देखा। मज़े की बात तो ये है कि जितने दिन आईएसएसबी में स्टे किया, रोज़ रात में आईएसएसबी से रिलेटेड ख्वाब ही देखा। कभी जीटीओ से डांट पड़ रही होती थी तो कभी रिकमेंडेशन लेटर आया होता था। खैर इधर आईएसएसबी का दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया।